दोस्तों हमारे YouTube चैनल कॉमन्स नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 फरवरी 2021 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार, संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के निश्चय पर निर्भर करती है। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ जरूरी फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने भारत समेत 20 देशों से विमान सेवा को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब। जी हां, इसके बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए भारत समेत 20 देशों से आने वाली विमान सेवा को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया और यह प्रतिबंध 3 फरवरी 2021 से लागू कर दिया गया है। अब हम आगे बात करें तो कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते हुए मामले और इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने की वजह से सऊदी अरब ने यह फैसला किया है। अब सऊदी अरब की हम थोड़ी सी बात कर लें। सऊदी अरब मध्य पूर्व का एक मुस्लिम देश है और यहाँ की बहुसंख्य आबादी सुन्नी मुसलमान है। सऊदी अरब विश्व के प्रमुख तेल निर्यातक देशों में से एक है। अब हम बात करें तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग देश हैं। चलिए देखते हैं हम कि संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कि अरबी भाषा में, जी हाँ, अरबी भाषा में अमीरात का अर्थ होता है रियासत या राज्य। इस प्रकार संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों से मिलकर बना है और अमीरात के राजा को अमीर कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब अलग अलग है। अब हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, सऊदी अरब के सम्राट है शाह सलमान और सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में इसरो ने भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान कब लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है दिसंबर 2021 में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। गगनयान नामक ये जो भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान है, ये दिसंबर 2021 में देखने को मिलेगी। और गगनयान की हम बात कर लें तो जो गगनयान है वो इंडिया का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और पहली बार भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो किसी मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजेगी। तो दोस्तों आप इसे इस रूप में समझिए कि जो गगनयान है वो इंडिया का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और उसकी तैयारी के मद्देनजर इसरो मानव रहित उड़ान को दिसंबर 2021 में भेजने वाली है। अब हम आगे बात करते हैं गगनयान के बारे में ही। तो गगनयान भारत का ऐसा पहला अभियान होगा जो स्वदेशी प्रयासों से अंतरिक्ष में 3 भारतीय यात्रियों को पहुंचाएगा। तो आप ध्यान में रखिए कि 2022 में जो गगनयान अभियान भारत की तरफ से लॉन्च किया जाएगा उसमें 3 भारतीय यात्रियों को पहुंचाया जाएगा अंतरिक्ष में। और रूस में फिलहाल ये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले भारत के राकेश शर्मा ने साल 1984 में रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज T11 के माध्यम से अंतरिक्ष में यात्रा की थी। अब हम बात कर लें कि इस मानव रहित फ्लाइट की जो कि दिसंबर 2021 में होनी है, तो ये मानव रहित फ्लाइट पहले 2020 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये टलती गई और फिलहाल ये 2021 के अंत में होना तय हुई है। और गगनयान अभियान की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 के स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन के दौरान मानव अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की थी, जिसको गगनयान नाम दिया गया था। और उद्देश्य ये था कि ये गगनयान भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर 2022 तक, जी हाँ 2022 तक 3 सदस्यीय दल को 5 से 7 दिन की अवधि के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा। तो इसी कड़ी में इसरो का ये फैसला है कि इस साल दिसंबर 2021 में मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बाई मैनिया हैप्पी एक्सीडेंट नामक आत्मकथा किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद हामिद अंसारी। जी हाँ, ये आत्मकथा भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखी है। अपनी इस आत्मकथा में हामिद अंसारी ने अपने जन्म से लेकर लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने और इस दौरान हासिल हुए अनुभवों का जिक्र किया है। जी हाँ, अब आगे बढ़े तो हम बताते हैं आपको कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद हामिद अंसारी दूसरे ऐसे शख्स हैं जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। विदित हो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और बाद में वह राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। तो अगर हम देखें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की हम बात करें तो 1954 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे ने बैटरी और बिजली से चलने वाला कौन सा इंजन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है
पसुमाई 2.0। जी हाँ, पसुमाई PASUMAI पसुमाई 2.0 ये एक ग्रीन इंजन है जो कि डुअल मोड अर्थात बैटरी और बिजली दोनों से चल सकता है। दोस्तों ये डुअल मोड इंजन बनाया गया है जो कि बैटरी और बिजली दोनों से संचालित होगा और इसका उद्देश्य है कि प्रदूषण को कम किया जाए और ग्रीन रेलवे की दिशा में एक कदम उठाया जाए। आगे हम इसके बारे में बात करें तो ये इंजन बैटरी की सहायता से 4 घंटे तक चल सकता है और इस इंजन का निर्माण दक्षिण रेलवे के अराकोणम लोको शेड में किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इंजन बनाया गया है ये अराकोणम लोको शेड में तैयार किया गया है और बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 फास्ट चार्जर लगाए गए हैं और इस बैटरी की सहायता से ये इंजन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। और ये ग्रीन इंजन, अगर हम इसकी कैपेसिटी या क्षमता की बात कर लें तो ये ग्रीन इंजन भी सामान्य इंजन की तरह 24 डब्बों को खींच सकता है और ये बैटरी इंजन बिजली की खपत को कम करके रेलवे के खर्च को बचाने और पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद करेगा। और इसके बारे में हम बात करें तो दोस्तों कि इससे पहले भी पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने नवदूत नामक बैटरी इंजन का निर्माण किया था और ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात रेलवे की चली है तो ये भी ध्यान में रखिए कि वर्तमान रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कर्नाटक के हुबली में इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा बनाए गए रोबोट का क्या नाम है? तो ये न्यूज़ आई है कर्नाटक से और उस रोबोट का नाम है माया। जी हाँ, इसको ध्यान में रखिए। माया नामक इस रोबोट को बैंकों और कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बात करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और इसकी विकास की हम बात कर लें तो KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन और रोबोटिक डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों ने इसे बनाया है और इस माया रोबोट को विकसित करने में लगभग 5 लाख का खर्चा आया है और इस रोबोट को बैंकिंग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जैसे ग्राहकों को खाता खोलने की सलाह देना और उनकी किसी पूछताछ के लिए उन्हें काउंटर पर भेजना इत्यादि। मतलब माया नामक रोबोट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वो बैंकिंग क्षेत्र में लोगों की मदद कर सकता है, जैसे ग्राहकों को खाता खोलने में मदद करना या उनकी पूछताछ के लिए जवाब देना। और ये सब चीज़ें कैसे करता है दोस्तों? तो हम बात करेंगे AI टेक्निक की कि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्निक के माध्यम से ग्राहकों के चेहरे को पहचानता है और उन्हें प्रतिक्रिया भी देता है। और इतना ही नहीं, इस रोबोट को चार्ज करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, चार्ज करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं, बल्कि डॉकिंग यार्ड में जाकर ये स्वचालित रूप से अपनी बैटरी को खुद ही चार्ज कर लेता है। तो भाई कमाल का है ये माया रोबोट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत के किस राज्य ने अपने हर जिले में एक किन्नर पुलिस दरोगा रखने का ऐलान किया है? तो इसका सही जवाब है बिहार। जी हाँ, बिहार से न्यूज़ आई है कि बिहार सरकार ने किन्नरों को पुलिस की नौकरी में भी जगह देने का फैसला किया है और आने वाले दिनों में राज्य के हर जिले में कम से कम 1 किन्नर दरोगा और 4 सिपाही की पोस्टिंग की जाएगी। यानी दोस्तों इन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है और ये आरक्षण देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था कि किन्नरों की संख्या राज्य की कुल आबादी का 0.03% है, 0.03% है और उसी आधार पर राज्य सरकार ने इसका कोटा निर्धारित किया है। मालूम हो कि वीरा यादव ने एक लोकहित याचिका दायर की थी और याचिकाकर्ता का कहना था कि किन्नरों को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि वीरा यादव की जनहित याचिका पर बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है और ये एक काफ़ी अच्छा फैसला है। इससे समाज में किन्नरों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 फरवरी को। जी हाँ, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। और क्यों मनाया गया? कैंसर के खतरों से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से तथा इसके लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और ये कौन मनाता है? तो इसके बारे में देख लीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी और कि हालांकि विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत को लेकर कुछ विरोधाभास दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में जितनी भी जानकारी मैंने जुटाने की कोशिश की है तो यही देखा गया है कि विश्व कैंसर दिवस के बारे में एक निश्चित डेट नहीं पता चल रही है कि ये कब शुरू किया गया। देखिए, कुछ समाचारों के अनुसार UICC की स्थापना 1933 में हुई और उसके साथ ही विश्व कैंसर दिवस मनाना शुरू किया गया था। और कुछ समाचारों के अनुसार UICC ने 4 फरवरी 1993 से विश्व कैंसर दिवस
मनाना शुरू किया। वहीं कुछ समाचारों के अनुसार पेरिस में 4 फरवरी 2000 को कैंसर वर्ल्ड समिट आयोजित हुई थी और तब से प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जाता है। दोस्तों, अब चाहे कुछ भी हो और इसकी शुरुआत को लेकर चाहे जो भी विरोधाभास हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और यूआईसीसी की फुल फॉर्म तो हमने आपको बताई दी है, फिर भी आप देख लीजिए, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, और इसकी स्थापना हुई है 1933 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट प्रदान की है? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। जी हां, तेलंगाना परिवहन विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के निश्चित वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी है और ये छूट इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए घोषित की गई है। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी हम बता दें कि भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसी दिशा में भारत सरकार आगे कदम भी बढ़ा रही है और ये छोटे छोटे कदम इसी दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किसे सीबीआई का अंतरिम निदेशक या इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सीबीआई नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्रवीण सिन्हा जी को। जी हां, प्रवीण सिन्हा 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। और सीबीआई की हम बात कर लें, सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है जिसे अपराध एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जांच करने का कार्य सौंपा जाता है और ये भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के सुपरविजन में कार्य करता है। और ये जो विभाग है ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। अब सीबीआई की बात करें तो इंटरपोल की आधिकारिक इकाई जो भारत में है उसे सीबीआई को ही माना जाता है। जी हां, सीबीआई ही इंटरपोल की आधिकारिक इकाई है। अब हम सीबीआई की उत्पत्ति या इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा 1941 में स्थापित स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में हुई। तो इसकी शुरुआत तो दोस्तों 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में हुई और प्रारंभ में भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी की जांच के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1963 की हम बात करें तो 1963 में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव के माध्यम से स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का नाम बदलकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कर दिया और इसके संस्थापक निदेशक यानी इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो थे डीपी कोहली जी। अब सीबीआई की स्थापना जो औपचारिक रूप से हुई है, जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है 1 अप्रैल 1963। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। जी हां, अमेरिका और भारत के बीच युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया जाएगा और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम ही दोस्तों युद्ध अभ्यास है। और इस युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित किया जाएगा और यह सैन्य अभ्यास 8 फरवरी से 21 फरवरी 2021 तक चलेगा। और इस युद्ध अभ्यास की हम बात कर लें तो भारत और अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास 2004 से ही आयोजित किया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे और इसमें दोनों ही पक्ष अपनी प्रशिक्षण, तकनीकी और संस्कृति को साझा करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हर देश के सैन्य अभ्यास में यही होता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको आपस में शेयर किया जाता है और उनका जो फाइटिंग कल्चर है या हमारा जो फाइटिंग कल्चर है उसको भी साझा किया जाता है। तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अभी हाल ही में जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास भी आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित हुआ था? वो भी राजस्थान में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर से आपसे वन लाइनर करंट अफेयर्स में एक बार दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।